हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और मैंने आपका अभी लास्ट चैप्टर का जो रिवीजन था फंडामेंटल कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट का, वो मैंने कंप्लीट किया है। आपको ये लेक्चर वीडियो मिल जाएगी। बट आज हम लोग अब नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, और जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। देखो, बिजनेस करते हैं ना, फाइनेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है? पैसा, फंड्स, ठीक है ना। मनी से बात हो रही है यहाँ पे। जब बिज़नेस करते हैं तो हम लोग को पैसा चाहिए होता है ना। तो पैसा कहाँ कहाँ से हम लोग ले सकते हैं, कहाँ से पैसा मिल सकता है? सोर्सेज क्या है सर? कहाँ से अक्ल हो के आप बोलते हो कि सर हमको बिज़नेस करना है, बिज़नेस करने के लिए पैसा चाहिए, कहाँ से उठा सकते हैं पैसे, बताओ। तो वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होता है ना, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट है, समझ में आया? कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो स्टार्ट करते हैं। द फाइनेंशियल मार्केट इज़ अ ब्रॉड टर्म that refers to the marketplace where the buyer and the seller engage in the trade of financial assets such as the stocks, bonds, currencies, derivatives and commodities। मतलब फाइनेंशियल मार्केट जो होता है एक बहुत ही बड़ा टर्म होता है बेटा, जिसके अंदर शेयर्स, बॉन्ड्स, करेंसीज, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। शेयर्स आपने पढ़ा होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी में कि जो उसकी ओनरशिप होती है बहुत सारे शेयर्स में डिवाइडेड होती है। और जब बहुत सारे शेयर्स को एक जगह हम लोग ग्रुप में जब हम लोग को बुलाना पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक्स बोलते हैं। वैसे ही बॉन्ड्स होता है, डेरिवेटिव्स होते हैं, बहुत सारे कमोडिटीज़ होते हैं जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट में होता है। समय के साथ चीज़ें तुम लोग सभी चीज़ें समझ जाओगे, आगे चल के कॉमर्स में पढ़ते रहोगे तो। लेकिन जो भी चीज़ें अभी रिलेवेंट है हमारे टॉपिक के हिसाब से वो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। हाउएवर इन सारे टर्म्स को मैं पर्सनली एक्सप्लेन करता हूँ रेगुलर क्लासेस में, बट एज ऑफ नाउ कि मेरे लिए वो टाइम नहीं है, तो हम लोग इसको अभी स्किप करके आगे बढ़ते हैं। जो भी रिलेवेंट चीज़ें होगी, टर्म्स होंगी, हम लोग आगे अभी जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे थ्रू आउट द जो भी हमारे वन शॉट में अंदर अभी क्लासेस में 1 घंटे में, वो सारे मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। चलो, इट सर्व एज द प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल के लिए प्लेटफॉर्म है, इंस्टीट्यूशन के लिए प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप कैपिटल को एलोकेट करते हो, मैनेज करते हो अपने रिस्क को, फैसिलिटेट करते हो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंक्शन करने में इकोनॉमी में, बाय चैलेंजिंग द फंड फ्रॉम सेवर टू द बोरवर्स, इनेबल करता है इफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी एंड प्रोवाइडिंग द लिक्विडिटी। मार्केट में लिक्विडिटी मतलब सिंपल सी बात है, एक बिजनेस है सर, इसको लेट से 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर में पैसे सेव पड़े हैं। लेट से कि यहाँ पे 1 लाख सबके पास एटलीस्ट सेविंग में पड़ा हुआ है, और 100 लोग ऐसे हैं जो सेविंग कर रखे हैं, ठीक है, जिनके पास मतलब 1 करोड़ रुपये पहले से पड़ा हुआ है। अगर ये बैंक में जाएंगे तो 2% 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी करवाएंगे तो 5-5.5% का मिल जाएगा। लेकिन अगर इस कंपनी को पैसा दे देते हैं, जो कि इसको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये कंपनी इनको 12 से 15% का रिटर्न दे देता है, ओके, जो कि एफडी और सेविंग बैंक अकाउंट से बहुत ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो पैसा है उस पर हायर रिटर्न मिल गया एक कंपनी को, देखोगे एक तरीके से तो पैसा मिल गया जिससे वो बिजनेस कर सकता है, और इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो इसी को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। ये सारे जो ट्रांजेक्शन कहीं तो होते होंगे, जहाँ होते उसको फाइनेंशियल मार्केट कहा जाता है, सिंपल, ठीक है, ओके। चलो आगे बात करते हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है? एक फाइनेंशियल मार्केट होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करते हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का मतलब सर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स यहाँ पे खरीदे और बेचे जाते हैं। ये प्रोवाइड कराते हैं प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को, गवर्नमेंट को, इंडिविजुअल को, जिसको पैसे कहते हैं रेस करने, और उन इंडिविजुअल को जगह प्रोवाइड कराते हैं जिनको पैसा इन्वेस्ट करना है। मतलब इन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है और इसने पैसा रेस किया है, तो दोनों के लिए ये जगह होता है। जैसे हमारे देश में देखोगे 2 मेजर फाइनेंशियल मार्केट में प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 2 ये मेजर है जहाँ पे आप जाके स्टॉक, डिवेंचर, डेरिवेटिव्स वगैरह में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। कैपिटल मार्केट हेल्प करता है वेल्थ को क्रिएट करने में। ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब रिटर्न ज़्यादा मिलेगा तो आपकी वेल्थ भी क्रिएट होगी, इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा। कहीं ना कहीं आपका पैसा इकोनॉमी में डायरेक्ट लग रहा है। एक बताओ ना, कहीं ना कहीं आप तिजोरी में रखोगे पैसा, किसी का काम नहीं आएगा। एटलीस्ट मार्केट में है तो कोई तो इसका इस्तेमाल कर रहा है और पैसे को बढ़ा रहा है, जिससे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलता है और सामने वालों को बिजनेस ग्रोथ देखने को मिलता है, और अल्टीमेटली पूरे कंट्री को इकोनॉमिकल ग्रोथ देखने को मिलता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ये फ्लो ऑफ कैपिटल करवाता है इन्वेस्टर टू द इंटरप्राइजेस। मतलब एक इन्वेस्टर का पैसा एक बिजनेस के पास लेके जाता है, जहाँ पर बिजनेस उस पैसों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती है और उसका बेनिफिट क्या करती है, अल्टीमेटली इन्वेस्टर को पास ऑन करती है। ये रेगुलेट करते हैं अथॉरिटीज़ लाइक सेबी, जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये इंश्योर करते हैं फेयर प्रैक्टिसेस हो, कोई भी ऐसा फ्रॉड वगैरह हो
ना हो। जैसे आपने स्कैम 1992 के बारे में सुना होगा, इस पर एक सीरीज़ भी बनी थी हर्षद मेहता वाला, जो कि आप देखोगे सोनी लिव पे अवेलेबल होती है, तो आप कभी देखा होगा या मीम्स वगैरह अक्सर आपने देखा होगा। तो ये इंश्योर करता है आपका ट्रांसपेरेंसी ट्रेडिंग वगैरह के लिए कुछ भी गड़बड़ी ना हो। 1992 में जब स्कैम हुआ उसके बाद ही सेबी को पावर दिया गया कि आप चीज़ों को क्या करोगे, हैंडल करोगे, प्रॉब्लम ना हो। हाउएवर 2008 में फिर से सत्यम कंप्यूटर का हमारे पास देश में फ्रॉड देखने को मिला था। खैर होता रहता है, छोटी मोटी देश है, मतलब छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। यहाँ पे नीरव मोदी वगैरह, विजय माल्या, दिस ऑल आर द नॉर्मल केस। फ्रॉड तो होता रहता है, बट हाँ कोशिश की जाती है कि उसको ना होने दें, ठीक है। कंपनी पैसा शेयर क्या बोलते हैं, शेयर को इशू करती है आईपीओ के थ्रू। क्या बोलते हैं, आईपीओ के थ्रू। आईपीओ का बेसिकली मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें कंपनी क्या होती है जा करके शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है, बेसिकली इन्वेस्टर्स को ऑफर करती है कि क्या आपको मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो कर दो। अब उस सारी जानकारी देती है, जैसे कि हम आपसे पैसा लेकर के ये प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, इससे इतने प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं हम लोग, इतना प्रॉफिट जब हमारे पास जनरेट हो जाएगा तो उस प्रॉफिट पे आपको इतना रिटर्न मिलेगा, हमारी बिजनेस ईयर टू ईयर कितनी ग्रोथ दिखाएगी, वो सारे बातें लिखी रहती है उसमें, ठीक है। जिसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, ओके। गवर्नमेंट यूज़ करती है लेकिन ये केवल कंपनी जब यूज़ करती है। देखो कंपनी दो तरीके से पैसा लेती है। एक शेयर्स होते हैं, शेयर का मतलब अपने ओनरशिप देती है शेयर होल्डर्स को, और बदले में शेयर होल्डर से पैसा लेती है। लेकिन कभी कंपनी को अपना ओनरशिप को डाइल्यूट नहीं करना होता, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, डिवेंचर्स इशू करती है। डिवेंचर्स क्या होता है, एक काइंड ऑफ लोन वाला सर्टिफिकेट होता है जो एक डिवेंचर होल्डर को दिया जाता है, और बदले में हर साल उसको पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे समझो, कॉन्सेप्ट मैं समझा ही देता हूँ, ठीक है। समझो कंपनी है, कंपनी को चाहिए पैसा, कंपनी को चाहिए फंड्स। ध्यान देना, फंड चाहिए तो ये दो तरीके से मेजरली उठा सकती है, ठीक है। एक तो हो गया तुम्हारा बैंक लोन, बैंक लोन हो गया जहाँ पे आपको पता है बैंक से लोन लोगे तो उस पर इंटरेस्ट दोगे एंड दैट्स इट, वो ऐसा हो गया। दूसरा होता है फाइनेंशियल मार्केट से आप उठा सकते हो, एफएम, फाइनेंशियल मार्केट से। इसमें दो मेजर चीज़ें आती हैं, एक होता है शेयर्स और यहाँ पे होता है डिवेंचर्स। शेयर्स के अंदर दो देखने को मिलता है, एक होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। डिवेंचर्स जैसा होता है, ठीक है ना। उसके बाद इक्विटी शेयर में देखोगे यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप होता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वही कंपनी के ओनर होते हैं। अपने क्लास 9 में जॉइंट स्टॉक कंपनी के पढ़ते वक्त पढ़ा था, ठीक है। तो ये बेसिकली ओनरशिप होता है। अगर कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर के थ्रू पैसा उठाना है तो यहाँ पे ओनरशिप डाइल्यूट करनी पड़ेगी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के थ्रू अगर उठाना तो यहाँ पे सर्टेन परसेंटेज देना पड़ता है, लेट से 2% हर साल आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर से ज़्यादा थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, बट ये ओनरशिप नहीं होता। लेकिन ये थोड़ा बहुत ओनरशिप के तरह ही होता है, हाइब्रिड मॉडल होता है। लेकिन वही बात करें डिवेंचर्स की, तो डिवेंचर्स के केस में अगर मैं बात करूँ तो डिवेंचर्स काइंड ऑफ लोन होता है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे जनरली जो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं कंपनी, इनको 8%, 7%, कोई भी सर्टेन अमाउंट, XYZ अमाउंट मान लो, उस पर हर साल इंटरेस्ट पे करती है, प्लस 10 साल 5 साल के बाद उसको रिडीम कर लेती है। रिडीम का मतलब क्या होता है, मान लो कि ये इन्वेस्टर है, ये कंपनी है, इसको क्या बोलती है, 1 लाख रुपए का डिवेंचर अगर इशू की 10% वाला, तो मतलब हर साल 1 लाख पे 10% का इंटरेस्ट इसको देगी। मतलब 5 साल के लिए मान लो इशू की है, एक सर्टेन पीरियड के लिए इशू किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर भी सर्टेन पीरियड के लिए इशू किया जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम कितने दिन के लिए सर इशू कर सकते हैं, 20 साल, ठीक है। अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम नहीं कर रही है, ठीक है, जनरल कंपनी है, तो 20 साल तक के लिए आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। नहीं तो लोग 1000 साल 500 साल के लिए इशू कर देंगे ना। तो 20 साल का यहाँ पे लिमिट लगाया गया, 20 साल 16 साल 10 साल 5 साल जितने के लिए इशू करना है तो करो। एग्जाम्पल के लिए मान लो डिवेंचर्स कंपनी ने क्या किया, 5 साल के लिए डिवेंचर इशू किया 10%, 1 लाख रुपये के। तो कंपनी क्या इसमें बोलेगी कि हर साल हम आपको 10% यानी 10,000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे करेंगे। मतलब 5 सालों में आपको कितना मिलेगा, 50,000 रुपये तो इंटरेस्ट मिलने वाला है। प्लस 5 साल बाद क्या करेंगे, आपसे ये डिवेंचर हम लोग वापस खरीद लेंगे। जब वापस बाईबैक करेंगे ना, वापस आपको बेचा हुआ डिवेंचर हम लोग वापस खरीदेंगे, इसी को रिडम्पशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडम्पशन बोलते हैं, ठीक है। तो 1 लाख रुपये हम लोग क्या करेंगे, आपको वापस पे कर देंगे। मतलब आपको ये 1 लाख रुपये वापस मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, असल में क्या हुआ, ये 1.5 लाख रुपए का आपको हो गया। मतलब एक तरीके से देख सकते हो 50,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो डिवेंचर्स ये होता है। अब सर बैंक लोन क्यों नहीं लेते लोग, डिवेंचर्स क्यों लेते हैं, तो बैंक बोलेगी हम आपसे 14% का ब्याज लेंगे। यहाँ पे 10% में काम हो गया ना बेटा, 4% की तो यहाँ बचत हो गई, पहली बात। दूसरी बात, बैंक हर एक चीज़ गिरवी मांगती है, डिवेंचर वाले कई बार गिरवी नहीं मांगते। अनसिक्योर डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर से अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसमें बहुत सारे लेवरेजेस होते हैं, तो उसको ध्यान में रख के काम किया जाता है, ठीक है। चलो
फिर गवर्नमेंट, अगर मान लो कंपनी को पैसा की ज़रूरत पड़ा तो बेटा उसने डिवेंचर्स इशू किया, लेकिन गवर्नमेंट को इशू ज़रूरत पड़ेगा तो वो क्या करेगा, तो गवर्नमेंट को जब ज़रूरत पड़ता है तो वो भी डिवेंचर इशू करती है, लेकिन उसको डिवेंचर्स नहीं बोलते, उसको बॉन्ड्स बोला जाता है। ठीक है, ओके। कोई भी मान लो गवर्नमेंट को लगता है कि एक पुल बनाना, हमको एक हाईवे बनाना है, तो उसके लिए बॉन्ड इशू करेगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में के पैसा में ज़्यादा जनरली लोग कम इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन सिक्योर ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का है तो जनरली बाउंस वाउंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये बॉन्ड जो होता है काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा सेफ मानते हैं, लेकिन इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन ये डिवेंचर्स के तरह ही होता है, बस गवर्नमेंट इशू करती है तो इसको बॉन्ड बोला जाता है, बाकी सभी चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, चलो। कैपिटल मार्केट हैज़ अ टू मेजर कंपोनेंट, इसमें दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। मतलब कंपनी अगर फर्स्ट टाइम क्या कर रही है कि शेयर इशू कर रही है तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलेंगे, शेयर होल्डर को। ठीक है, बाद में शेयर होल्डर आपस में खरीद बेच करते रहते हैं अक्सर, जिसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपस में खरीद बेच कर रहे होते हैं, ठीक है, शेयर को, जिसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। समझ में आया? प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जहाँ पे नया शेयर इशू होता है, जैसे शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम इशू किए जाते हैं कंपनी या गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो जैसे आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको बोलते हैं, ये तुम्हारे प्राइमरी मार्केट में होता है, इसको आईपीओ बोलते हैं। तो ठीक है, ये हो गया। लेकिन सेकंड, बाद में जो आपस में ट्रेड करते रहते हैं, तो वो टाटा मोटर्स का जैसे शेयर हो रहा है, आपस में जो शेयर होल्डर्स है उसको लेके आपस में खरीद बेच कर रहे हैं। अब क्यों करेंगे सर? एग्जांपल के लिए कंपनी ने क्या किया, मिस्टर ए को शेयर इशू कर दिया 100 रुपये का। ठीक है, अब कंपनी तो चली गई 100 रुपये लेके, अभी मिस्टर ए को 2 साल के बाद ये शेयर की कीमत क्या हो गया, मार्केट में 200 रुपया हो गया बढ़ के। ठीक है, अब मिस्टर ए को पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो मिस्टर ए अब कंपनी को बेचने थोड़ी जाएंगे, मिस्टर बी को पकड़ेंगे, ये बोलेंगे मिस्टर बी तू खरीद ले मेरे से 200 रुपये में, और एक काम कर पैसा मेरे को दे दे, पैसे की ज़रूरत है। तो मिस्टर बी ए से खरीद लिया, अब 200 रुपये ए को दे दिया, बाद में बी को पैसे की ज़रूरत पड़ी, मिस्टर सी को बेच दिया, सी को ज़रूरत पड़ी, डी को बेच दिया, बाद में ए को लगता है वापस खरीद लेना चाहिए, तो इसने डी से खरीद लिया। तो ये आपस में खेल रहे होते हैं, इसकी टोपी उसके सर, जिसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। अब देखो फीचर क्या होता है कैपिटल मार्केट का, तो ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पैसे की मूवमेंट करवाई जाती है, कहाँ किस से किस तक, सेवर जो पैसा सेव करके रखता है उससे इंडस्ट्रीज, बिजनेस या गवर्नमेंट तक, जिससे क्या हो सके वो पैसे को हम लोग इकोनॉमी में लगा सके, देश के डेवलपमेंट में लगा सके, और पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को भी उसके पैसे पे एक ग्रोथ ला के दे सके, बेसिकली कैपिटल एप्रिसिएशन ला के दे सके। समझ में आया? डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं। ये जो प्राइस वगैरह डिटरमाइन होता है, सर 100 का खरीदा था आज 200 हो गया, क्यों? डिमांड, लोग कितना उस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं। अब मान लो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ा हुआ है पिछले क्लास में, ठीक है ना, मतलब फाइनल अकाउंट में। सोचो अगर किसी कंपनी की लॉस आ रही होगी हर साल, अच्छे से वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहा होगा, तो उसके शेयर कोई खरीदना चाहेगा नहीं, तो उसकी शेयर की प्राइस कम हो जाएगी। लेकिन मान लो कि कंपनी की प्रॉफिट बहुत अच्छी है, अच्छे से ग्रो कर रही है कंपनी, तो लोग उसके शेयर भी ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, और ज़्यादा जब शेयर खरीदेंगे तो लोग उसकी प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगी। जस्ट लाइक कोरोना के समय में सैनिटाइजर बहुत लोग खरीद रहे थे, सैनिटाइजर की प्राइस बढ़ गई थी, लेकिन आज के समय में देखो सैनिटाइजर की प्राइस बहुत घट गई है, कोई खरीदता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं डिमांड मैटर करता है, डिमांड ज़्यादा तो प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम तो प्राइस कम, सिंपल सी बात है। फिर बीच में यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स होते हैं जिसके थ्रू काम करते हो आप, जैसे कि बैंक हो गए, बैंक आपका पेमेंट, जैसे लेट्स से ना मैं ऑपस्टॉक यूज़ करता हूँ, ठीक है, ऑपस्टॉक्स में यूज़ करता हूँ पर्सनली, तो मुझे क्या करना पड़ता है, ऑपस्टॉक की वॉलेट होता है उसके अंदर पैसा ऐड करना पड़ता है, तो मैं SBI के थ्रू पैसा ऐड करता हूँ, मेरे पास SBI में बैंक अकाउंट है, तो ये बैंक इन्वॉल्व हो गया। प्लस मैं डायरेक्टली BSE और NSE पे जाके स्टॉक्स वगैरह नहीं बाय कर सकता, ठीक है ना, मुझे किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू ही बाय करना पड़ेगा। तो मैंने पहले तो बैंक की सर्विस ली, उसके बाद ब्रोकर को बोला, ब्रोकर के वॉलेट में पैसा ऐड किया, उसके बाद मैं ब्रोकर को बोलूँगा कि ब्रोकर एक काम कर, मेरे लिए टाटा मोटर्स का शेयर BSE से खरीद दे और रिलायंस का शेयर NSE से खरीद ले। मेरे पास ऑप्शन रहेगा कौन से मुझे स्टॉक एक्सचेंज से बाय करना है, ठीक है ना। ऑपस्टॉक क्या करेगा, मेरे बिहाफ पे बाय करेगा। जब मेरे बिहाफ पे बाय करेगा तो पहले यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस भी इंक्लूड हो गए, मतलब बैंक भी हो गया, स्टॉक एक्सचेंज भी इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर मुझे म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं ऑपस्टॉक को बोलूँगा एक काम कर, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स आते हैं उसमें इन्वेस्ट कर दे, तो वो बोलेगा ओके कर देते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स भी आ जाएंगे। ब्रोकर, क्योंकि ऑपस्टॉक, जीरोधा, आपने ग्रो का नाम सुना होगा, एंजल वन का नाम सुना होगा, ये सारे ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे एंटिटी सेबी रेगुलेटेड होते हैं, ये सारे सेबी के रूल्स के पालन करते हैं और ये आपके ट्रांजैक्शन को स्मूथली करने में हेल्प करते हैं, और बदले में क्या करते हैं, ये अपने कमीशन चार्ज करते हैं। क्या करते हैं, अपने कमीशन को चार्ज करते हैं। और जो आपका शेयर होता है वो CDSL, NSDSL जो जैसे जो डिपॉजिटरीज होते हैं उनके पास सेव पड़ा होता है, और आपको उसकी ओनरशिप मिल जाती है, जो कि आपके डीमैट अकाउंट में दिखता है, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में दिखता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से कह सकते हैं उसको, काइंड ऑफ
ठीक है, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में वो आपको दिख रहा होता है और आप उसके ओनर होते हैं। फिर जब बेचना होता है तो अगेन आप इस ऑफ स्टॉक को इंस्ट्रक्शन दो, वो बेच देगा आपके लिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो रियल लाइफ में रहता तो मैं खरीद के दिखा देता रेगुलर क्लासेस वगैरह में। अभी बस एक फॉर्म बता रहा हूँ, जो बच्चा मेरे से पढ़ के गया है उसको चीज़ें क्लिक हो रही होंगी। आज नहीं भी पढ़ा है मेरे से, तो जहाँ भी पढ़ा है टीचर ने तुमको पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो समझ लो भाई साहब टीचर में कमी तो थी। ठीक है, अब मानो या ना मानो, ठीक है, ओके। क्योंकि भाई ये सब चीज़ें बताना होता है रेगुलर क्लासेस में, ये इसमें काफ़ी घंटों का कॉन्सेप्ट है, समझाना पड़ता है, तो वैसा है। चलो आगे बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट डील्स इन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे स्टॉक्स हो जाता है, बॉन्ड्स होता है, डिवेंचर्स होता है। सर स्टॉक्स इशू करने का कोई लिमिटेशन होता है क्या? जैसे आपने बोला कि डिवेंचर्स का 20 साल है, प्रेफरेंस शेयर का 20 साल का है, स्टॉक का भी ऐसा कुछ होता है क्या? तो नहीं, स्टॉक का ऐसा नहीं होता, वो इनफाइनाइट समय के लिए आप इशू कर सकते हो। लेकिन बॉन्ड्स का होगा, बॉन्ड्स का भी लिमिटेशन होता है 20 साल, डिवेंचर्स का भी होता है, और आप इसका भी कह सकते हो, क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर का भी कह सकते हो, जिसके बारे में जिक्र आपके इस चैप्टर में नहीं है, बट मैंने एक्स्ट्रा बताया कि ये चिड़िया का नाम क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया कि प्रेफरेंस शेयर होता है क्या, मोटा मोटी आइडिया मैंने आपको दे दिया है। फिर म्यूचुअल फंड भी देखोगे तो वो साल भर कहीं ना कहीं नए नए प्रोग्राम लेके आते हैं म्यूचुअल फंड का, तो उसकी स्कीम लेके आते हैं, बेसिकली उसमें इन्वेस्ट करते हो। डेरिवेटिव्स अलग चीज़ें होती हैं, जो खुद की बेसिकली जो ट्रेडिंग करते हैं ना लोग, रेगुलर बेसिस पे शेयर को खरीदते बेचते, तो वो डेरिवेटिव्स में करते हैं, जैसे निफ्टी 50 वगैरह हो गया, जिनकी खुद की वैल्यू नहीं होती। देखो निफ्टी 50 में टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं, बट हाँ डेरिवेटिव्स क्या होता है, एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि स्टॉक का एक टोकन अमाउंट होता है, जो कि जिसकी खुद की वैल्यू नहीं होती, बट वो अपने पीछे रखे हुए जो एसिड्स होते हैं ना, जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, उससे अपना वैल्यू को ड्राइव करता है और उसकी खरीद बिक्री होती है। अब इसमें ट्रेडिंग वाला एंगल आ जाता है, अगर आपने कभी नहीं सुना है तो जस्ट यू कैन इग्नोर इट, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इग्नोर कर दो। डेरिवेटिव्स बस एक नाम याद रखना, नहीं बहुत परेशान, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और मैं चाह के भी अगर मैं बताने बैठ गया तो 1-1.5 घंटे लग जाएंगे इसमें, ठीक है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ। ठीक है, तो बस डेरिवेटिव्स क्या होता है ये समझ लो। आगे चाहो तो इंटरनेट गूगल तुम्हारे पास है, सर्च मार सकते हो, या अपने टीचर से पूछो जहाँ से पढ़ रखा है तुमने, यहाँ पे मेरे से पढ़ा तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है। ओके ओके, चलो। विच हेल्प इन्वेस्टर एंड बिजनेसेस टू मीट देयर फाइनेंशियल गोल्स, जो हेल्प करता है बिजनेसेस को और इन्वेस्टर को अपने फाइनेंशियल गोल को मीट करने में। ठीक है, आगे आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, मतलब लिक्विडिटी का बेसिकली मतलब होता है पैसा। आपके पास पैसा है, इसको हम लोग जनरली फाइनेंस के टर्म में ना बेटा क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड। क्योंकि पैसा होता है कुछ भी खरीद सकते हो। मेरे पास गाड़ी है 10 लाख की, मैं क्या करूँगा, उसको तुरंत मार्केट में लेके जाऊँगा, एक्सचेंज करके कुछ थोड़ी ला सकता हूँ। लेकिन लिक्विड पैसा एक ऐसा चीज़ होता है, मैं जो चाहे वो बाय कर सकता हूँ। तो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़, लोग ट्रेड वगैरह करते हैं, NSE BSE NYSE क्या होता है, ये इंडिया का नहीं है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। नैस्डैक भी तुम्हारा वहाँ का ही, न्यूयॉर्क का, US का ही है। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे वहाँ के हो जाते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी वगैरह बनी रहे, ट्रेडिंग अच्छे से हो पाए, लोग ट्रेडर इन्वेस्टर्स जो होते हैं काम कर सकते हैं। बहुत सारी मूवीज़ इस पर बनी है, स्कैम 1992 अभी बताया आपको मिलियनेयर क्या यूएस की मतलब मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है यार, ठीक है जो भी है, बहुत सारे मूवीज़ आपको इस पर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट मिल जाएगा, जिससे आप फटाफट से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। फंक्शंस क्या होते हैं, ये प्रमोट करता है थ्रिफ्ट, मतलब क्या होता है, कैपिटल मार्केट इंकरेज करता है सेविंग को, इन्वेस्टमेंट को, ठीक है ना। जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी देखते हैं, जिससे क्या हो, ये अपना इन्वेस्ट करेंगे तो कोई बंदा, देखो आज आप काम कर रहे हो, आज मैं काम कर रहा हूँ, मैं बहुत यंग हूँ अभी, ठीक है ना, लेकिन एक समय आएगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तो उस समय मेरे ओल्ड एज में कहीं ना कहीं पैसा चाहिए हो ना, तो ये मेनली पैसिव इनकम जनरेट करता रहेगा। जिसके लिए बोलते हैं ना, रिच डैड पुअर डैड, एक बुक पढ़ोगे, बहुत प्यारी बुक है, पढ़ना 10th क्लास में, अभी तुम्हारे लिए राइट समय है ज़िंदगी में पढ़ने के लिए। जब मैंने इस बुक को पढ़ा था, ठीक है, जब मैं 10th का एग्ज़ाम दिया था तो उस समय 1-2 महीने बचते हैं ना रिजल्ट आने के पहले, तो मैंने इस सभी बुक्स को पढ़ा, साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिचेस्ट पर्सन ऑफ बेबीलोन, रिच डैड पुअर डैड, बहुत बुक्स पढ़े, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा पढ़ना चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड में तो तुम पास हो जाओगे, ये गारंटीड है। ध्यान रखना उसमें ना, तुम पढ़ोगे तुम्हारे पास ना कि पैसा के लिए तुमको काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसा को तुम्हें काम पे लगाना चाहिए। अगर पैसा के लिए काम करोगे तो ज़िंदगी भर पैसा के लिए ही काम करते रह जाओगे। लेकिन जिस दिन तुमने पैसा को काम पे लगाना सीख लिया ना, उस समय ना तुम इतने अमीर बन जाओगे कि पूछो मत। उसमें स्ट्रैटेजीज पूरी बताई गई है, जो कि बहुत ही टेक्निकल चीज़ें है, बहुत ही प्यारा, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, फाइनेंशियल नॉलेज का फाउंडेशन बिल्ड स्टार्ट होता है रिच डैड पुअर डैड से। ये बुक की नाम मैं बता रहा हूँ, पढ़ना जरूर, PDF वगैरह इंटरनेट पर अवेलेबल होती है, डाउनलोड करो, पढ़ लो, प्रिंट आउट निकालो, या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन से खरीद सकते हो, 100-150 की बुक होती है, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे आपको ना बताता है कि पैसे कैसे सेव करते हैं, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी कैसे निकालते हैं, डिसिप्लिन कैसे बनाते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताता है, कैपिटल मार्केट को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उस चीज़ों को वहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओ।
इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन ला के देता है। अब जैसे मेरे को लगता है, मेरे को स्टॉक चाहिए, मेरे को लगता है कि रिलायंस के अंदर मेरा शेयर, अगर मैं रिलायंस का मालिक बन जाऊँ तो कितना सही रहेगा, मैंने गया रिलायंस का शेयर खरीद लिया, तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू मिला ना, लिक्विडिटी मिली, अगेन ऊपर बात करके आए अभी, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, बिजनेस के लिए कैपिटल वहाँ पे मिल जाता है, और रेडी मार्केट, एक जहाँ पे रेडी मार्केट मिल जाती है, जहाँ पे पैसा लगाने वाले लोग होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, देश की इकोनॉमी भी यहाँ पे ग्रो कर रही होती है। जहाँ का स्टॉक मार्केट जितना अच्छा रहता है, जितना ज़्यादा रहता है ना, वो देश की ग्रोथ उतनी अच्छी होती है। जैसे इंडिया का देखो भी सर $5 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है, 5 या 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारी स्टॉक मार्केट है। आई थिंक आई एम नॉट रंग, जो भी करेक्ट डेटा होगा थोड़ा चेक करना होगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी अच्छा खासा चल रहा है, यूएस तो मत ही पूछो भाई, अलग ही लेवल पे वो, ठीक है। आगे बात करती है पैसा ट्रांसफ़र करता है इन्वेस्टर से बिजनेस को, बता चुका हूँ। बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई बता रखा है, डिमांड सप्लाई में बैलेंस करके रखता है। स्टेबिलिटी रखता है, सेबी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है बहुत सारे बिजनेस में, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह होता है। सेम चीज़ें हैं जो ऊपर अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये आपको खुद से करना है, सेल्फ है, डिफरेंसेस है, इसको पढ़ के याद कर लेना है। बेसिकली मैं लिख देता हूँ, लर्न इट, ठीक है, बेटर रहेगा। आगे बात करते हैं अपन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के बारे में। देखो 2 टाइप के पैसा होता है, एक होता है ओन फंड्स। देखो पैसा कहाँ से उठा सकते हो, एक तो होता है खुद का पैसा लगा दो सर, ठीक है ना, कैपिटल इन्वेस्ट करा बिजनेस के मालिक ने और उसके हिसाब से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, जो इन्वेस्टर शेयर होल्डर खुद का पैसा डालते हैं। मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, मैंने खुद का पैसा उस कंपनी में डाला, तो वो गया ओन फंड। रिटेन अर्निंग मतलब कंपनी से बिजनेस से ही प्रॉफिट कमाया, फिर उसी में लगाता गया, रिटेन अर्निंग हो गया, ठीक है। या फिर मान लो कोई हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ, उसको डाल दिया, मतलब पिछले साल का कोई प्रॉफिट है उसको डाल दिया, ओके। या फिर मान लो कहीं से हमने एसेट वगैरह बेचा, कैपिटल रिसीट वगैरह हो गया, तो वो पैसा को भी हमने डाला, तो रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हो जाता है, ओके। फीचर क्या होता है, इसको आपको कभी पे करने की टेंशन नहीं होती, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कराता है। शेयर होल्डर कौन होते हैं, रिस्क बियरर होते हैं, बिजनेस को आराम से देखो शेयर होल्डर रिस्क बियर करते हैं, इसलिए आपके प्रॉफिट में भी वो शेयर लेते हैं। अगर मैं 100% खुद का शेयर मैं ही होल्ड करके बैठा हूँ तो रिस्क भी मेरे पे आएगा, अगर मैं शेयर को लोगों में बांट दूँ तो रिस्क भी उस हिसाब से कम हो जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत ये हो रही है कि प्रॉफिट भी कम मिलेगा। तो ये वाली बात यहाँ पे है, तो इसका फीचर्स यही होता है। दूसरा होता है बोरोड फंड। बोरोड का फंड का मतलब होता है जहाँ से आपने पैसा उधार लिया, जैसे बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं, ठीक है ना, ये सारे होते हैं बोरोड फंड। एग्जांपल ले लो, हमारे पास डिवेंचर्स हो गया, बैंक लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गया, जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर बात किया। पब्लिक डिपॉजिट बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह की बात हो रही है, या फिर पब्लिक से जो पैसा लिया जाता है अनसिक्योर रूप में, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। फीचर क्या होता है, इसको समय पे करना पड़ता है, इस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। फाइनेंशियल रिस्क होता है, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमाते हो कंपनी को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको फिर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस एक्सपेंशन में हेल्प करता है, वर्किंग कैपिटल नीड्स को ये पूरा करता है, ओके। सेम चीज़ों को देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली चार्ट बना के दिया है, सो दैट तुम फास्ट रिवीजन कर पाओ, एग्जाम के 1 दिन पहले या 1 घंटा पहले पढ़ रहे हो तो तुम्हारे कोई बहुत काम आने वाला है, ओके। उसके बाद इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, जो ऊपर बताया था अभी स्टार्टिंग में कि इक्विटी शेयर से पैसा कैसे उठता है, वो सेम चीज़ होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स आपसे कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, बल्कि आपकी प्रॉफिट जो भी होती हैं वो प्रॉफिट का हिस्सा मांगते हैं, और जब प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है तो उसको डिविडेंड कहते हैं, ठीक है ना, ओके। फीचर्स क्या होता है, इनके पास वोटिंग राइट्स होता है, कंपनी में क्या होगा वो वोट करके डिसाइड होती है। मान लो कि 10 लोग हमारे पास कंपनी में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग कंपनी में हैं। मान लो कंपनी हमारी क्या करती है, हमारी कंपनी क्लॉथ्स बनाती है, कपड़े बनाती है, और कंपनी डिसाइड कर रही है कि नहीं हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर के बिज़नेस में जाएंगे। क्या करेंगे, फर्नीचर के बिज़नेस में जाएंगे, हम लोग स्टडी टेबल वगैरह बनाना चाहते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, ये प्रस्ताव अपने मेंबर्स के सामने रखेगी। मेंबर्स ही बेसिकली क्या है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जो बेसिकली क्या है, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये ओनर है कंपनी के। तो फर्नीचर बोलेगी क्या हम लोग फर्नीचर का काम स्टार्ट करें, लेट से बोलते हैं 10 में से 7 लोग बोलते हैं हाँ करो, और 3 लोग बोलते हैं नहीं हम इसके पक्ष में नहीं, हमें कपड़े पे ही फोकस करना चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो लोग बोलेंगे उसको माना जाएगा, ठीक है। वही मान लो कि 3 लोग बोलते हैं कि करना चाहिए, 7 लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे कंपनी फर्नीचर के बिजनेस में नहीं जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं वोटिंग राइट्स, ये जो बोला गया ना वोट किया गया, ओके। डिविडेंड नॉट फिक्स्ड, कई बार कंपनी की प्रॉफिट हुई तो डिविडेंड दो वरना मत दो, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर शेयर्स आर ट्रांसफरेबल होते हैं, स्टॉक मार्केट में एक दूसरे को बेच सकते हैं। अभी ऊपर एग्जांपल है ना, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, फिर ए ने वापस डी से खरीद लिया,
तो ये क्या था, आपस में ये ट्रांसफरेबल बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। इन केस ऑफ लिक्विडेशन, अगर मान लो कंपनी बंद हो रही है, डूब रही है, तो शेयर होल्डर को लास्ट में पैसा मिलता है। अब पैसा बचा तो, और नहीं मिलता तो भाड़ में गया, कोई पैसा नहीं मिलने वाला। और ऊपर से जो आपने शेयर इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर में लेट से हमने 1000 रुपये लगाया हुआ है, कंपनी डूब गई थी, ये 1000 रुपये मेरा डूब जाएगा। अब सर हमारा पर्सनल एसेट तो नहीं जा सकता क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। क्लास 9 अगेन में रेफर करते रहना, जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, लेक्चर अपलोडेड है कॉमर्शियल एप्लीकेशन का, उसमें ही तुम्हें मिल जाएगा। क्योंकि क्लास 9 का ऑलमोस्ट सेम सा सिलेबस होता है, कोई खास चेंज सिलेबस नहीं होता, एक आध चैप्टर अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे पास जो बेसिकली कंपनी उस केस में डूब रही है अगर, तो 1000 रुपये का जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो डूब जाएगा, बात खत्म हो गया। वैसे भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर वाले को पैसा दिया जाता है। इसी वजह से उसका नाम भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होता है। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, मैं दिखा दूँ अगर कहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, तो मैं नहीं, या अभी क्लिक नहीं हो रहा होगा तो तुम जाके वापस उस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है ना, रिवाइंड करके देखने में कुछ कभी शर्म मत करना। देखो मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बॉन्ड्स की तरह हो गई, काइंड ऑफ शेयर और बॉन्ड्स जो डिवेंचर्स होते हैं उनका ये कुछ बीच का है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के। इक्विटी शेयर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एक तो ओनरशिप राइट मिल जाता है, डिविडेंड नहीं फिक्स होता, भाई साहब प्रॉफिट हुआ तो ही देंगे वरना नहीं देंगे, एक कंपनी पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, वोटिंग राइट्स लेकिन मिल जाता है, रिस्क बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ठीक है ना, डूबा तो जैसे 1000 रुपये सीधे पानी में, वैसा वाला सिचुएशन, रिस्क हाई रहता है, तो रिटर्न भी बेटा हाई रहता है। रेसिडुअल क्लेम होता है, इनकेस ऑफ लिक्विडेशन शेयर होल्डर को अगर कोई पैसा नहीं दिया, मान लो 1000 रुपये का शेयर है, कंपनी को सिर्फ मैंने 500 ही पे किया था, अब 500 देना बचा था, लेकिन उससे पहले कंपनी डूब गई, तो उस केस में मुझे ये 500 रुपये पे करना पड़ेगा। चाहे कंपनी डूब गई है, इसकी वैल्यू नहीं है, बट स्टिल मुझे पे करना पड़ेगा। तो इसी की बात होती है रेसिडुअल क्लेम की। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हो गई, लर्न कर लेना। अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ऊपर मैंने झलक दिया था, अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, एक टाइप ऑफ शेयर होता है जो शेयर होल्डर को प्रियोरिटी देता है, ओनरशिप नहीं देता, प्रियोरिटी देता है। ये ओनर नहीं होते, लेकिन ओनर से ज़्यादा थोड़ा प्रियोरिटी देता है आपको। समझ लो घर का दामाद, ठीक है, मेंबर भी नहीं है, बाहरी भी नहीं है, कहीं का नहीं, बीच में है। ठीक है, वैसा वाला। ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन रिसीविंग द डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने के पहले इसको मिलेगा। ओके, कंपनी लिक्विडेशन में गई थी, इसको पहले पेमेंट किया जाएगा, लेकिन इसके बाद वोटिंग राइट नहीं होता, क्योंकि क्या होते हैं, ओनर नहीं होते हैं। काटा मार दो ओनर लिख के ऐसा करके कि ओनर ये नहीं होते हैं। इनको फिक्स डिविडेंड मिलता है, जैसे बोला 6% प्रेफरेंस शेयर इशू किया गया है। ठीक है, मान लो 6% प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू किया है 1 लाख रुपए का 5 साल के लिए, तो हर साल 6% यानी 6000 इंटू 5 यानी कि 30,000 रुपये कंपनी क्या करेगी, लाइफ टाइम में एज अ डिविडेंड के तौर पे देगी ही देगी। फिक्स्ड हो गया। वहाँ पे डिवेंचर में इसको इंटरेस्ट बोला जा रहा था, यहाँ पे डिविडेंड बोला जा रहा है, बस यही फ़र्क है। मतलब हमारे घर में एक छोटा बच्चा है जो बहुत ही चंट है, आकर के मेरा फेवरेट वीडियो गेम है या उसको तोड़ दिया, और हम उसको सी से बोलते हैं चंचल है बच्चा उसके पेरेंट्स के सामने, क्योंकि कुछ और तो बोल नहीं सकते ना, गुस्सा तो वही आ रही है, फील भी वही है, सी से कुछ तो भी बोलना चाहिए ऐसा कि जो सुन के उसको अच्छा ना लगे, ऐसा काम कर जाऊँ उसके साथ जो उसको लगे कि यार बहुत बड़ा कांड हुआ, मन तो करे गर्दन सर से उखाड़ दूँ, लेकिन क्या करें, सी से चंचल ही बोल के रह सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, प्रियोरिटी लिक्विडेशन क्या होता है, मतलब अगर मान लो कंपनी बंद होती है तो उस केस में अगर कुछ जो भी कैपिटल रीपेमेंट होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले किया जाएगा, बाद में फिर किसी और को किया जाएगा। लेकिन अगेन क्रेडिटर को सबसे पहले किया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर। देखो पहले क्रेडिटर हो गए हमारे, क्रेडिटर में हमारे डिवेंचर होल्डर आ जाते हैं, पहले मैं बता दे रहा हूँ, इसको अलग से नहीं दिखना। उसके बाद हमारे पास प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है, यहाँ फ्लो बना लो। उसके बाद अगर बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दिया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलो, लिमिटेड और नो वोटिंग राइट, इनको भाई साहब वोटिंग राइट दी जाती है उस केस में जहाँ पे इनके खुद के राइट्स हैम्पर होने वाले हैं। मान लो मैंने 6% प्रेफरेंस शेयर इशू किया हुआ है, कल हो के मेरे को लगता है इनको 3% कर देना चाहिए, तो यहाँ पे इनके राइट्स हैम्पर हो गए ना बेटा, 6 से 3% पे लेकर के आ गया यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर यहाँ पे होगा तो इनसे राय लेना पड़ेगा ना, इनसे परमिशन तो लोगे ना यार, नहीं तो इनकी हिस्सा काट दोगे, इनसे परमिशन भी मत लो, तो ऐसा नहीं होगा। तो इस केस में ये वोट कर सकते हैं। हाउएवर इस अदर, जैसे अभी बोला ना ऊपर कि कपड़े का काम छोड़ के अगर वो फर्नीचर का काम करना चाहते हैं तो उस केस में उनको वोट करने की कोई भी राइट नहीं होती।
ठीक है। अगेन डिपेंड करता है एग्रीमेंट बेटा, जब भी कुछ इशू होता है ना तो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं। तो एक जनरल एग्जांपल मैं लेके बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है। कंपनी अगर क्या आप बोल के रखी होगी भाई हम आपसे पूछेंगे तो तब पूछेंगे, बात खत्म हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। जैसे होता है कि जैसे हमने 6% प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया है 5 साल के लिए, अब 5 साल बाद हमें इसे रिडीम ना करके क्या करेंगे, 5 साल बाद इसको हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल, मतलब 5 साल बाद हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे बल्कि हम आपसे क्या करेंगे, बाई बैक कर लेंगे। क्या करेंगे, बाई बैक कर लेंगे, जिसको रिडेम्पशन बोला था हमने, क्या बोला था, रिडीम कर लेंगे। समझ में आया। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, वो शेयर होता है जो अनपेड डिविडेंड होते हैं और ये बाद में पे किए जाते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब बेसिकली इस पर डिविडेंड पे करने वाले। मान लो कि इस साल हमको 6% डिविडेंड देना था लेकिन हमारी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाई, हम नहीं दे पाए, अगले साल देंगे, तो अगले साल का ही अगले साल देंगे, इस साल का मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, ओके। आगे आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके अंदर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, मतलब यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है और ये पे नहीं करते हो तो शेयर होल्डर कैन नॉट क्लेम अनपेड डिविडेंड इन द फ्यूचर। आप फ्यूचर में अनपेड डिविडेंड को क्लेम नहीं कर सकते हो। लेकिन if the company failed to pay the dividend in any year, unpaid dividend accumulate are paid in the future। अब सॉरी, ऊपर मैंने थोड़ा सा चेंज करके क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब बेसिकली बता देता हूँ, ध्यान दो। क्यूमुलेटिव में क्या होता है कि मैंने बोला कि मैं 6% आपको डिविडेंड दूंगा, ओके ओके, 6% डिविडेंड दूंगा, 1 लाख का आपका प्रेफरेंस शेयर है, ओके। तो मुझे हर साल 6,000 रुपये देना था 5 साल के हिसाब से, यानी मुझे 30,000 आपको पे करना था। लेकिन मान लो कि पहला साल तो मैंने 6,000 आपको दे दिया, लेकिन दूसरे साल 6,000 में नहीं दे पाया क्योंकि प्रॉफिट नहीं था। तो तीसरे साल में ना 6,000 तो उस साल का प्रॉफिट तो दूंगा ही, बट इस साल का जो मिस हो गया ये भी मुझे मिलाकर यानी आपको 12,000 रुपये पे करना पड़ेगा, ये हो जाएगा क्यूमुलेटिव। लेकिन अगर मान लो अगर इस साल 6,000 हमने आपको दिया और अगले साल किसी कारणवश हम नहीं दे पाएँ, प्रॉफिट नहीं हो पाया, नहीं दे पाएँ, फिर तीसरे साल अगर दे रहे हैं तो उस समय उस साल का देंगे, लेकिन सेकेंड ईयर का जो बाउंस हो गया वो नहीं देना होगा मुझे, तो वो हो जाएगा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कौन सा हो जाएगा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, ठीक है। फिर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, जो यहाँ पे फिक्स डिविडेंड में होता है, एक्स्ट्रा शेयर कंपनी के अंदर लेते हैं आफ्टर पेइंग द इक्विटी शेयर, मतलब एक समय के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं और कंपनी में क्या करते हैं, वोटिंग वगैरह को लेके ये पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, ये क्या करते हैं, ओनली द फिक्स्ड डिविडेंड रिसीव करते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट वगैरह नहीं लेते। और इस केस में ये लोग प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, ध्यान देना, ये लोग प्रॉफिट भी शेयर करते हैं प्लस ये लोग क्या करते हैं, डिविडेंड भी लेते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। कंपनी के प्रॉफिट में इनका हिस्सा रहता है और इनके प्रॉफिट, इस केस में कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा नहीं होता, केवल ये डिविडेंड लेते हैं, बस यही फ़र्क है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी एक समय के बाद इनको रिडीम बाय बैक कर लिया जाएगा। नॉन रिडीमेबल हम इसको रिडीम नहीं करेंगे सर, ठीक है ना, ओके। कंपनी के लाइफ टाइम में कभी भी रिडीम नहीं हो पाएगी। ये इंडिया में इशू नहीं होता, इंडिया के बाहर कुछ देश में होता होगा तो नहीं पता, इंडिया में ये सब अलाउड नहीं है। इंडिया में बोलता है 20 साल के भीतर तुम इसे रिडीम करो, नहीं कर सकते तो कन्वर्ट करो इक्विटी शेयर वगैरह में, बात खत्म। कन्वर्ट से याद आया, देखो यहाँ पे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दे रखा है जो एक समय के बाद कन्वर्ट हो जाती है इक्विटी शेयर होल्डर में, इक्विटी शेयर्स में। और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है जो कन्वर्ट नहीं होते, मतलब वो क्या हो जाएंगे, बाई बैक हो जाएंगे। इसको बाई बैक या रिडीम जिस जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं, इसको याद करना पड़ेगा, याद कर लेंगे आप। डिफरेंसेस है, इसको भी लर्न करना पड़ेगा, लर्न कर लेंगे आप। अब आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है, एक पोर्शन ऑफ, जैसे मम्मी, देखो घर में होता है ना हम लोग के परिवार, इंडियन फैमिली में या फिर हर जगह देख लो, मम्मी पापा क्या होते हैं, पैसा कमाते हैं। जनरली पापा काम करते हैं, मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग का भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर हो सकता है मम्मी पापा दोनों ही काम कर, जो भी केस हो। लेट से हमारे घर में 10,000 रुपये की इनकम हुई, तो पापा क्या बोलेंगे, काम करते 500 रुपये हम लोग सेव कर लेते हैं, कभी भविष्य में कुछ पैसा का जरूरत पड़ेगा तो काम आएगा। कुछ पैसा हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सर्टेन अमाउंट हम लोग सेव करते चलते हैं ज़िंदगी में, जो सेव करते चलते हैं, फिर किसी दिन काम आया फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए। बिल्कुल वैसा एक कंपनी होती है, कंपनी भी कुछ पैसा हमेशा सेव करते चलती है कि भविष्य में कुछ अनसर्टेनिटीज़ आ गई, जैसे कोरोना में देखो सब कुछ बंद हो गया, तो इस केस में हम लोग अपने लोगों को सैलरी दे पाए, रेंट दे पाए, तो इन सब चीज़ के लिए पैसा इमरजेंसी के लिए सेव करके रखते हैं। इसी को हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग बोलते हैं। कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का कुछ पैसा क्या करती है, डिविडेंड के तौर पे इन्वेस्ट नहीं करते, डिवाइड नहीं करती, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, बल्कि वो री इन्वेस्ट कर लेती है बिजनेस में फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं रिटेन अर्निंग। इसका सबसे बड़ा फीचर क्या होता है, एक तो प्रॉफिट मिलता है ओवर द लाइफ टाइम,
ये बिजनेस एक्सपेंशन में पैसा यूज़ हो जाता है, इसको रीपेमेंट का टेंशन नहीं रहता है, बिजनेस खुद का पैसा रहता है तो खुद के ग्रोथ में लगा रही होती है। जैसे गूगल देखो, गूगल कभी भी ना आपको डिविडेंड वगैरह नहीं देगी, वो खुद के बोलती है डिविडेंड लेके क्या करोगे रे, लाओ हम अपने में इन्वेस्ट करते और आगे बढ़ेंगे। एप्पल वगैरह जनरली क्या होता है, डिविडेंड वगैरह देते नहीं है, ठीक है, ये लोग खुद में इन्वेस्ट करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो वैसा वाला हो गया। रिकॉर्ड अंडर द शेयर होल्डर इक्विटी शेयर बैलेंस शीट, ठीक है ना, ये तुम्हारे शेयर होल्डर के अंदर देखोगे, यहाँ पे पहला जो लिखते हैं ना हम लोग बनाते हैं शेयर कैपिटल, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस ऐसा करके हेडिंग आता है, किसके अंदर में, शेयर होल्डर्स फंड, ओके। यहाँ पे नंबर 1 करते हैं और शेड्यूल यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। शेड्यूल 3 के हिसाब से मैं बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ तुम्हें, जो कि तुम्हारे सिलेबस में भी है नहीं, तो यहाँ पे बस दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं भाई, दैट्स इट, बात खत्म हो गया, ठीक है। चलो, ज़्यादा परेशान नहीं होना है इसके पीछे। अब GDR क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट होता है। मान लो कि विदेश की कोई कंपनी है, ठीक है, ओके, और वो क्या करना चाहती है, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया यार, चलो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं फिर बता देते हैं। चलो, यहाँ पे क्या है, GDR एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज़ करती है कंपनी रेज करने का कैपिटल फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर। मान लो इंडिया की कंपनी रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, उसको किसी बाहर देश से, लेट से मैं बोलता हूँ USA से पैसा रेज करना है, तो वो क्या करेगी, अपने शेयर को ले जाके अपने डिपॉजिटरी के पास जमा करेगी और वो डिपॉजिटरी से कहवाए कि USA के डिपॉजिटरी को कि काम करो यहाँ पे ना GDR इशू कर दो, ठीक है। USA का एग्जांपल नहीं लेते, चलो UK का एग्जांपल ले लेते हैं। USA का लेना ठीक नहीं होगा, बताता हूँ क्यों। तो GDR बोलेगी इशू करने के लिए, जिससे क्या होगा, जो UK के लोग हैं वो भी क्या कर पाएंगे, रिलायंस के शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे फॉरेन मार्केट से, ठीक है ना। जैसे कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज या लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से हमें पैसा उठाना है, तो वो इस तरीके से मैं उठा सकता हूँ। GDR उतना क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है इसके एग्जाम में, बट फिर भी कॉन्सेप्ट के तौर पर ध्यान रखना। फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान दो। रिलायंस कंपनी है, इसको लेट से UK से पैसा उठाना है, तो हमारी डिपॉजिटरी के पास जाएगी और अपने शेयर्स को देगी, बोलेगी इसको इशू कर देगी। अब बोलेगी जाओ UK के डिपॉजिटरी को बोलो कि ये शेयर रख ले और वहाँ के लोगों को GDR इशू कर दे, ठीक है। वहाँ के लोगों को डायरेक्टली बेसिकली कंपनी, इंडिया में क्या था, डायरेक्टली कंपनी शेयर दे रही थी, पैसा ले रही थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल लेवल पे आपको GDR या ADR या IDR का यूज़ करना पड़ता है। GDR का मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, ADR का मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। इंडिया में देखो INR चलता है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, ठीक है ना। IDR अभी कोई भी यूज़ नहीं करता, ठीक है ना, काइंड ऑफ ऑब्सोलेट हो चुका है, ओके। तो ये भी तरीका जो ज़्यादा यूज़ करते नहीं, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा तुमको ये सब चीज़ों से। खैर मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैंने अमेरिका के एग्जाम्पल नहीं लिया, क्योंकि अमेरिका में कभी भी GDR नहीं चलेगा, वहाँ पे ADR चलेगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो अब क्या होगा, UK क्या करेगा, UK का डिपॉजिटरी जो होगा वहाँ के लोगों को GDR इशू कर देगा और उनसे पैसा लेकर के रिलायंस को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से GDR इशू हो जाता है। ये क्या करता है, अलाउ करता है फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा उठाने के लिए, ठीक है ना। बैंक को काम करवाता है कंपनी अपने बिहाफ पे, ये लोग बैंक होते एक तरीके से, ठीक है ना। फॉरेन करेंसी आप USD यूरो में पैसा को रेज कर सकते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन हो जाता है। आप एक्चुअल कन्वर्ट कर सकते हैं इनको एक्चुअल शेयर्स में कंपनी इशू करके, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल बताया, इंडियन कंपनी इशू कर रही है GDR को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, अलाउ करता है यूरोपियन इन्वेस्टर्स को पैसा इन्वेस्ट करने में डायरेक्टली इंडियन शेयर्स के अंदर, ठीक है। तो वैसा वाला हो गया, ठीक है। यहाँ पे इशूइंग कंपनी क्या करेगी, डोमेस्टिक कस्टडियन के पास जाएगी जिसको ODB बोलते हैं, वो ठीक है। उसके बाद ओवरसीज डिपॉजिटरी को बोलेगी उसको इशू करो, फिर फॉरेन इन्वेस्टर के साथ पैसा चल जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर ADR का कॉन्सेप्ट भी सेम है, बस ADR अमेरिका के लिए एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना। अमेरिका से स्पेशली करना है, US डॉलर में पैसा उठाना है तो ADR का यूज़ करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम होता है, कोई खास नहीं है। ओके बाद मान लो बाहर की कोई कंपनी है और इंडिया में इशू करना चाहती है, तो इंडिया ने भी बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, IDR यूज़ करेंगे, तो वो उनको सेम प्रोसेस यूज़ करना है, बस उस केस में क्या हो जाएगा, IDR इशू करेंगे। मतलब दुनिया में अदर जो कंट्री है वो GDR का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रांस, UK, ये सब, जापान वगैरह सारे GDR का यूज़ करते हैं, लेकिन USA क्या करता है, अपना ADR का यूज़ करता है। तो इंडिया वाले बोले हाँ, क्या कहता था अमेरिका, अब हम पूछेंगे क्या बोलते, एक मीम है ना, अमेरिका क्या पूछता था, तू कौन है, अब हम पूछते तू कौन है बे, वही वाली बात है। हम लोग IDR अपना बना के निकाल गए, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट, सेम सा कॉन्सेप्ट है। ओके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई टीचर्स कटवा भी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
अब डिवेंचर बॉन्ड्स क्या होता है मैंने बताया है, इंटरेस्ट पे होता है, स्टार्टिंग में ही चैप्टर पढ़ाते ही मैंने समझा दिया है। तो ये कंपनी उठाती है पैसा, इसके बदले में इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है, बेसिक चीज़ें होती है, सेम है, पढ़ लेना, खुद समझ में आ जाएगा। टाइप्स क्या क्या होते हैं, सिक्योर डिवेंचर्स मतलब कंपनी डूब गई तो भी उसका सामानों को, मतलब बोलते हैं जब डिवेंचर इशू होता है उसके बदले में चीज़ों को कोलेट्रल रखा जाता है, गिरवी रखी जाती है। अनसिक्योर्ड क्या होता है, यहाँ पे कंपनी के ब्रांड वैल्यू पे दी जाती है। जैसे रिलायंस को आज डिवेंचर की जरूरत पड़ गई तो वो कोई चीज़ को सिक्योर नहीं भी रखता, कुछ गिरवी नहीं भी रखेगा तो भी लोग उसको पैसा दे देंगे। लेकिन मान लो कि कोई लिमिटेड है, जैसे झंडू लिमिटेड है, ठीक है, या फिर लक्ष्मी चिट फंड लिमिटेड आ गई, वो पैसा मांगेगी तो लोग बोलेंगे भाई ऐसे तो नहीं देंगे, कुछ गिरवी रखो तो पैसा देंगे। तो वही वाली बात है, तो वही अनसिक्योर्ड डिवेंचर ये होता है। क्रेडिट वर्थ कंपनी के बोलते हैं रेपुटेशन पे केवल आप उससे पैसा दे रहे हो, कल के डूब गया तो फिर गया, रोड पे बैठ के चौराहे पे रोना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं रिडीमेबल, मतलब एक समय के बाद ये डिवेंचर्स होते हैं वो रिडीम कर लिए जाते हैं, मैक्सिमम 20 साल इन केस ऑफ नॉर्मल कंपनी, और इंफ्रा कंपनी वाले के लिए 30 साल का ये लिमिट होता है। लेकिन 20 साल के बाद उसको पार्शली उसको क्या करना पड़ता है, रिडीम करना पड़ता है। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ना तुमसे कोई पूछेगा, बस ये कंपनीज एक्ट की प्रोविज़न है जो मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। ज़रूरी होता है क्योंकि उन बच्चों के लिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पे जो मेरे से पढ़ रखे हैं, उनको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ब्रश अप होना चाहिए, क्योंकि उनको रेगुलर क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया जाता है। ओके, बाकी तुमने मेरे से नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सुनना बहुत है। उसके बाद नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स क्या होता है, जो रिडीम कभी भी ना किया जा सके। अगेन ये इंडिया में इस टाइप के डिवेंचर्स इशू करना अलाउड नहीं होते। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स क्या होता है, एक समय के बाद इक्विटी शेयर में बेसिकली वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। नॉन कन्वर्टेबल वो क्या होता है, जो कन्वर्ट नहीं होते ये शेयर्स में, बल्कि उसको रिडीम करना पड़ता है। रिडीम करना बहुत ज़्यादा, सॉरी स्पेलिंग से रिडीम जो भी होता है स्पेलिंग यार ध्यान नहीं आ रहा हमको, ठीक है ना। तो रिडीम कर लेते हैं इसको, बाई बैक जिसको बोलते हैं, जनरली क्या बोलते हैं, बाई बैक। एक्चुअली क्या हो गया ना कि सुबह के कितने बज रहे हैं मेरे को, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ टाइम कितना हो रहा है, देखोगे 5:21 हो गया यार, रात भर से मैं जगा हूँ, तो आंखें में भी मेरी थोड़ी चौंधिया आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉपरेट प्लीज, थोड़ा सा एडजस्ट, ठीक है। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं, जो अपने नाम वगैरह पे स्पेसिफिक होल्डर डिटेल्स वगैरह लिख के रख देते हैं कंपनी का रिकॉर्ड्स वगैरह में, तो उसको रजिस्टर्ड डिवेंचर बोलते हैं। बियरर डिवेंचर्स क्या होता है कि जिसके हाथ में डिवेंचर है वही उसका मालिक माना जाएगा, ठीक है ना। ओके, ट्रांसफरेबल होता है, आप जिससे चाहे उसे बेच सकते हो, तो उसको बियरर डिवेंचर्स बोलते हैं। जैसे बियरर चेक्स वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसा सा कॉन्सेप्ट होता है। ओके, इसे आपको क्या कर लेना है, एज ऑलवेज लर्न कर लेना है। इसको क्या करना है सर, लर्न करना है। ओके, इसको खुद भी पढ़ोगे समझेगा। उसके बाद लोन फ्रॉम अ कॉमर्शियल बैंक, आप क्या कर सकते हो, कॉमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हो। मैंने बताया बैंक से पैसा लेने का, बदले में उस पर इंटरेस्ट पे करने का, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल या उससे कम, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह भी आ जाता है इसमें अंदर। लॉन्ग टर्म में जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, ऐसा वाला। 1 साल तो नहीं बोलेंगे, 1 साल 1 महीना 2 महीना, उसे 1 साल से ज़्यादा है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपको गिरवी रखना पड़ता है, या बैंक का मैनेजर से आपकी सेटिंग है, बेसिकली क्रेडिट वर्थनेस आपकी बढ़िया है तो लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट आपका फ्लोटिंग या फिक्स्ड मिलता है। फिक्स्ड मतलब कि 9% है तो 9% आपका इंटरेस्ट रहेगा। फ्लोटिंग का मतलब बीच में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट घट गई तो आपको कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, तो वैसा होता है। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन आते हैं आपके पास। हेल्प बिजनेसेस मैनेज द कैश फ्लो, आपको कैश फ्लो को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है। जैसे हमने माल खरीदा तो नहीं बोलते भैया माल भेज दो, जैसे जेठालाल है, अब जेठालाल ने एक सप्लायर से माल खरीदा, लेट से 100 टेलीविज़न इसने बाय करा, 100 टीवी मंगवाए हैं, तो बोलेगा अरे भैया 30 दिन बाद आपको पेमेंट कर दूंगा ना मैं, तो 30 से 90 दिन के भीतर में जनरली अपने सप्लायर को हम लोग पेमेंट कर देते हैं। इसको हम लोग ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। उधारी का माल खरीदना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। किराने वाले अंकल से हम लोग उधारी का माल खरीदते हैं ना, खाता चलता है अपना महीने का, वो वाला, ठीक है। फीचर क्या रहता है, तुरंत पेमेंट मत करो चलेगा, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। B2B बिजनेस टू बिजनेस में ज़्यादा होता है, इस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता, क्योंकि सप्लायर भी चाहता है भाई अपने कस्टमर से क्यों ना, मतलब ऐसा क्यों करें उनको, मतलब ज़्यादा माल बेचे, क्योंकि सप्लायर को भी अपने पास माल निकालना होता है ना, तो अल्टीमेटली। और उसके बाद जो रिटेलर होता है वो माल अपने पास रखा रहता है, जैसे जैसे कस्टमर खरीद लेता है पैसा आता है फिर वो पे कर देता है, ठीक है।
इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड लोन होते हैं जो कंपनी प्रोवाइड कराती है अनदर फॉर अ फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट पे। कॉमनली यूज अ कंपनी हैज़ अ सरप्लस फंड एंड अदर कंपनी टू शॉर्ट टर्म, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन के तौर पे प्रोवाइड कराती है शॉर्ट टर्म के लिए। इसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म होता है, 30 दिन से 1 साल के वीक के लिए होता है। अनसिक्योर होता है, ट्रस्ट और रिपोर्टेशन पे देते हैं। अब जैसे रिलायंस कंपनी है और टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, रिलायंस से ले लिया कुछ समय के लिए। जैसे हम लोग दोस्त वगैरह होते हैं ना, बोलते हैं भाई 20 रुपये दे कल दे दूंगा, लेकिन अपन देते नहीं है, लेकिन यहाँ पे देना पड़ता है, राइट? वही फ़र्क होती है। इस पर हायर इंटरेस्ट रेट लगता है, ठीक है, दैन द बैंक डिपॉजिट्स और यूज़ फॉर अ वर्किंग कैपिटल, टेम्पररी कैश शॉर्टेज वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कंपनी ए है, इसके पास एक ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, ये 5 करोड़ क्या करता है, कंपनी बी को दे देता है 6 मंथ के लिए 10% के इंटरेस्ट पे। तो ये हो जाता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। और इसी के साथ काफ़ी बड़ा चैप्टर, बट हाँ रात मेरा बीत गया इसी चक्कर में, पर कंप्लीट हो गया। 20 पेजों का चैप्टर था, जितना डिटेल में हो सका मैंने पढ़ाया। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि रिलेवेंट उतने नहीं हैं आपके लिए, ठीक है ना, तो उसको मैंने ज़्यादा फोकस नहीं दिया। तो ऐसा नहीं कि मैंने उड़ा के पढ़ाया है, बल्कि जहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था मैंने उसको अटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं दिया, बहुत महत्व नहीं दिया है। क्योंकि रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं तो अपन नॉलेज पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, लेकिन जब यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ये दिस कुड बी ओनली फॉर एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसके हिसाब से पढ़ना, जो आएगा उसमें मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है, लर्न वगैरह का सब साइन लगा दिया है। जो नहीं आएगा मैंने बोल दिया भाई कोई काम का नहीं है, जो लगता है केवल सुन लो, मैंने उतना सुना दिया तुम्हें, ठीक है ना। ओके चलो, देखो बेटा समझो, कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं सर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं से हेल्प करो। तो बेटा जहाँ से क्लासेस करी है वहाँ पे कुछ तो जवाब दो, उनसे सवाल पूछोगे ना, मेरे से थोड़ी पूछोगे। एक बच्चा मेरे से लड़ रहा है, मेरे टीचर ने नहीं पढ़ा, तो मैं क्या करूँ, क्यों पढ़ा उनसे? सिंपल समझो इस बात को कि उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं वन शॉट लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं बस एग्जाम के लिए गियर अप करने के लिए, मैं डिटेल यहाँ पे बैच नहीं चला रहा यूट्यूब पे, और ना ही मेरा कोई पर्सपेक्टिव है वैसा, ठीक है ना। तो इस बात को समझो, जहाँ से भी क्लासेस कर रहे हो। कई बच्चे होते हैं जो साल भर क्लासेस नहीं करे, कॉमर्स ले लिए क्लास 9-10 में, अब तो बाहर आ गई, साइंस से तो छूट चुके हैं, अब मज़े ले रहे हैं, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, एग्ज़ाम के पहले अब दौड़ेंगे। तो ये गलती तुम्हारी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हें समझना होगा। बच्चा नहीं पढ़ेगा उसका कोई उपाय नहीं होता। टीचर पढ़ाते हैं, अच्छे टीचर ढूंढो, बेकार टीचर छोड़ो। स्कूल के भरोसे मत चलो, स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती 90% केस में। इतने लगभग 10,000 20,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ा दिए हैं यार, अब तो होश आ चुका है मेरे को कि 99% स्कूल जो है ऑब्सोलेट है, कहीं कोई अच्छा टीचर नहीं है। 0.1% को छोड़ दो, कुछ टीचर अभी भी हैं जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, बाकी मेजोरिटी ऑफ द टीचर की भगवान मालिक है, ठीक है। तो ये अगला चैप्टर हम लोग बजटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। छोड़ो सब बातों को, बजटिंग पढ़ेंगे कि बजटिंग कैसे होती है कोई प्रोजेक्ट वगैरह की, तो इस पर मज़ा आएगा पढ़ने में। ये चैप्टर भी थोड़ा सा बड़ा तो नहीं है, वही 45 से 50 मिनट 1 घंटे का मैक्सिमम बनेगा वीडियो। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में भी समझेंगे, ठीक है। एज सच इसका प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है हमारे अंदर, लेकिन हाँ थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सिलेबस में, 8वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जर्नी में बहुत तेज़ी से हैं। मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इसको रिकॉग्नाइज़ करना, लोगों में शेयर करना अपने दोस्तों में, जिससे मेरी रीच बढ़ पाए। बताना कि सर पढ़ाते अच्छा पढ़ाते हैं, कमेंट करना, अपनी फीडबैक देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक करना। बाय बाय, सब्सक्राइब करके जाना, टाटा।